हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है संकल्प भारत जी। तो देखो यार, आज हम लोग क्या लेके आए। लास्ट क्लास में हमने मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का डिस्कशन किया था। तो आज बच्चों हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उसमें क्या क्या चीजें होंगी और कैसे चलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल की। आज हम डिस्कस करेंगे वो क्वांटिटी या वो वेरिएबल जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं, उस तरह के वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठ जाएं क्योंकि उनको जवाब भी देने हैं। और जवाब देने के लिए आपको पता है, सबसे पहले पेन और कॉपी लेके बैठना है और अच्छे से लेक्चर को देखना है। ये सारे छोटे 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 कॉन्सेप्ट जो हैं ये क्वेश्चनों में खूब यूज होते हैं, खूब यूज होते हैं। तो चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज आप क्या करोगे, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट करोगे, सब एटॉमिक पार्टिकल करोगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। अब देखो यार, आप सबको पता है कि यदि हम फिजिकल स्टेट को क्लासिफाई करें तो जनरली हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में। एक का नाम क्या रखते हैं, गैसियस स्टेट। एक का नाम क्या रखते हैं, लिक्विड स्टेट। और एक का नाम क्या रखते हैं, सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये 3 नाम हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो अब यदि कोई चीज गैसियस स्टेट में, जैसे आपको पता है गैसियस स्टेट में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। मगर लिक्विड में तो ऐसा नहीं होता है कि वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। यदि इस बॉटल में पानी है तो कितना है, सपोज करो आधी बॉटल है, तो वो पूरी बॉटल नहीं भरी होगी, आधी भरी होगी। मगर यदि इस बॉटल में 1 मोल गैस होती है तो वो पूरे कंटेनर के अंदर होती, पूरी बॉटल में हर जगह पर गैस होती। और 1 मोल में से कुछ निकाल दो, फिर भी वो गैस पूरी बॉटल में होती, बस डिस्टेंस बढ़ जाती मॉलिक्यूल के बीच की। मगर पानी में ऐसा नहीं होता है। पानी अभी हम फैला देंगे तो पानी का लेवल और कम हो जाएगा, बॉटल और खाली हो जाएगी। और यही सॉलिड में होता है। तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो उनकी वैल्यू चेंज होगी, और कुछ ऐसी भी होंगी जिनका फिजिकल स्टेट चेंज होने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका फिजिकल स्टेट चेंज होने पर चेंज होता है और जिनका फिजिकल स्टेट चेंज होने पर वैल्यू चेंज नहीं होती। तो एक एक करके अब उनको हम समझते हैं। सबसे पहला, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, मास ऑफ सब्सटेंस। मास पर फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बताओ भाई, कोई बच्चा बता सकता है कि मास पर फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, मास पर फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मास ऑफ सब्सटेंस does not depend upon physical state। मतलब मास फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। जितना मास किसी का गैसियस फेज में होगा उतना ही मास उसका लिक्विड फेज में होगा और उतना ही मास उसका सॉलिड फेज में होगा। मास जो होता है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी तरह से नहीं करता है। मतलब यदि हमारे पास, गौर सुनिएगा, यदि हमारे पास 10 ग्राम गैस है, 10 ग्राम क्या है बच्चों, गैस। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूं लिक्विड में तो इसका वेट क्या होगा बताओ। 10 ग्राम गैस है, यदि इसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं तब भी इसका वेट 10 ग्राम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, इस लिक्विड को मैं फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं तब वेट कितना होगा, तो तब भी 10 ग्राम रहेगा। क्यों, क्योंकि मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब
यदि किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि 10 ग्राम पानी को मैंने वेपर में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम पानी है वेपर में चला गया, तो वेपर भी कितनी होगी, 10 ग्राम होगी। मास चेंज नहीं होगा, जितना लिक्विड का था उतना ही वेपर का है। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सब्सटेंस फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब हर फिजिकल स्टेट पे मास की वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है? क्लियर है ये बात? बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है। मैंने कहा यदि क्लियर है तो जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। यदि क्लियर है तो जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों। 12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑफ सोडियम एटम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर? बताओ कितना सोडियम वेपर होगा? 12 ग्राम, 10 नहीं 12 ग्राम मतलब 12 ग्राम हमारे पास सॉलिड सोडियम था। अब इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है किसमें? सोडियम गैस में। आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया है? सोडियम गैस में। तो बताओ इसका वेट कितना होगा? तो जब फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है तो क्या मास फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये 12 ग्राम था तो ये भी 12 ग्राम होगा, ये भी कितना होगा? 12 ग्राम। अरे भाई तो इसमें जरा आंसर सही कर दें, है ना? तो कितना आंसर आएगा? 12 ग्राम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? चलो अब दूसरा वेरिएबल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, क्या ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करते हैं? क्या ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करते हैं? तो देखो किसी भी तरह का नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, है ना? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स does not depend upon physical state of मैटर। मैटर की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब गैसियस फेज में जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर उसके लिक्विड फेज में होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर, ये देखो अब गैसियस फेज में जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर, ओफो क्या रहता फैलाया मैंने, चलो कोई बात नहीं। देखो जितने नंबर गैस फेज में है, यदि उस गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे तो भी उतने ही नंबर होंगे। यदि उस लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दोगे तो भी उतने ही नंबर होंगे। किसी भी तरह का नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी तरह का नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब यदि 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, कितने? 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं और तुमने उनको वेपराइज कर दिया तो बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे? तब भी 10 ही रहेंगे। उनको तुमने कंडेंस कर दिया, कितने रहेंगे? 10 ही रहेंगे। क्यों? नंबर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? बच्चों ने कहा क्लियर है। तो मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा अच्छे से। ठीक है? ठीक है ना? ये देखो 6.022 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है? सेलेक्ट द वेरिएबल select the variable
which is not depend upon physical state of matter। पहला मास, दूसरा नंबर्स, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ, नन। बताओ भाई बच्चों, आंसर दो, क्या आंसर आएगा? यदि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और उनको मैं लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो बताओ कौन से वेरिएबल हैं या कौन सी वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी? तो यार कौन कौन सी चीज फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती? तो स्टेट ऑफ मैटर पे कौन कौन सी चीज नहीं डिपेंड करती है? मास डिपेंड नहीं करता है, नंबर डिपेंड नहीं करता है। तो ना तो मास चेंज होगा ना नंबर चेंज होगा, तो इसका मतलब बोथ आंसर आएगा। यदि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? लिक्विड स्टेट में, तो नंबर भी उतने ही रहेंगे और इतने नंबर का जो मास होगा वो भी उतना ही रहेगा, है ना? एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है कि नहीं? कर लोगे? ये देखो, एक क्वेश्चन आप बताओ, 100 molecule of carbon dioxide gas present in a container. If carbon dioxide gas converted in liquid carbon dioxide, how many molecules of carbon dioxide present in liquid carbon dioxide? बताओ। सारे बच्चे जल्दी से टिक करें, सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को टिक करें, बताएं क्या आंसर आएगा, बताएं क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे जल्दी टिक करें और बताएं क्या आंसर आएगा। जल्दी बताओ भाई क्या आंसर आएगा। 100 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जब आप गैस से लिक्विड में जाओगे तो फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हो और नंबर फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते, तो 100 थे 100 रहेंगे, 100 थे 100 रहेंगे, ठीक है। अब देखो अगला वेरिएबल, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है या नहीं भाई? बताओ सब लोग, क्या ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है? क्या ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है? तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम जो है वो लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा और लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। मतलब वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा, तो किसी स्टेट में ज्यादा हो सकता है, किसी स्टेट में कम हो सकता है। ये देखो, तो इसका मतलब यदि फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा। इन जनरल क्या होता है? गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है और फिर सॉलिड का होता है। ये देखो इन जनरल ऐसा होता है, मगर यहां पर कभी कभी ऊपर नीचे भी पाया जाता है, ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे भी पाया जाता है। जैसे वाटर के केस में देखो, तो वाटर के केस में क्या होता है? वाटर सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर लिक्विड से, वाटर सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर लिक्विड से। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तभी आप ध्यान दो, तभी आप ध्यान दो कि जब आप बर्फ जमाते हो, मतलब आइस जमाते हो फ्रिज में, तो जितने लेवल पे पानी भरोगे उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर उठकर आइस जमेगी। और ये बात ना समझ में आए तो आप करके देख लो एग्जाम्पल। फ्रिज आपके पास है, पानी आपके पास है, जमा लो यार, जमा लो, है ना, जमा लो और देखो
जब आपके पास आइस जम के आएगी थोड़ी सी ऊपर ज्यादा होगी। तो ये इन जनरल है। एक दो केस हैं जहां पे उल्टा भी होता है, तो ध्यान रखना। उसमें जैसे वाटर है ना, तो वाटर लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है वाटर सॉलिड से। ये देखो, रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लेज लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, कैविटी बना देती है, जिसकी वजह से क्लोज स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड वाटर में भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड वाटर में भी है। लिक्विड वाटर में वो क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, सॉलिड वाटर में वो क्लोज स्ट्रक्चर बना देता है। तो उस क्लोज स्ट्रक्चर में एयर ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप होने से वो एक्सपेंड हो जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। मगर इन जनरल ऐसा रहता है। तो यार इसका मतलब अब आप यदि बात करोगे तो वैल्यू चेंज होगी। तो यदि वैल्यू चेंज होगी तो देखो जरा मैं क्या कह रहा हूं। अब देखना, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम लिक्विड वाटर वेपराइज वेपराइज्ड, ठीक है, 10 ग्राम लिक्विड वाटर वेपराइज्ड एंड स्टोर इन 10 लीटर कंटेनर। 10 ग्राम लिक्विड वाटर को वेपराइज करा दिया है और 10 लीटर कंटेनर में स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं सही। मास ऑफ वेपर ऑफ वाटर 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ वेपर ऑफ वाटर 10 लीटर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर 10 लीटर, ऑल इनकरेक्ट, ऑल इनकरेक्ट। अब बताओ भाई बच्चों क्या आंसर होगा। अब बताओ 10 ग्राम लिक्विड वाटर को आपने वेपर में कन्वर्ट कर दिया है और 10 लीटर कंटेनर में स्टोर कर लिया है, तो अब बताओ क्या होगा। लिक्विड से वेपर जा रहे हो मतलब गैस जा रहे हो, तो मास में चेंज आएगा नहीं, क्योंकि वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। तो मास तो यही रहेगा, जो लिक्विड का मास वही वेपर का मास। अब गैस की कंडीशन होती है जिस कंटेनर में रखी जाती है उसका वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। 10 लीटर के कंटेनर में रखी गई है तो 10 लीटर का वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। इसका मतलब वेपर का वॉल्यूम कितना होगा, 10 लीटर होगा। मगर फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो जो वेपर का वॉल्यूम है वो लिक्विड का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो वेरिएबल है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। जो वॉल्यूम टर्म है वो तो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है ना। तो यदि वेपर का 10 है तो लिक्विड का 10 नहीं हो सकता है। तो दो सही है, कौन कौन, ए और बी, और सी गलत है। ए और बी सही है, सी गलत है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? यदि क्लियर है तो इसको करो। 9 ग्राम वाटर लिक्विड occupied 500 ml volume if whole water is converted into gaseous phase, gas phase, select the incorrect statement। ओ चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे इसका आंसर बताएं। सारे बच्चे इसका आंसर बताएं, जल्दी बताओ। देखो मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, तो मास जितना था उतना ही रहेगा, मगर मास के बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज 500 ml, ये वॉल्यूम क्या है, लिक्विड फेज में है।
यदि लिक्विड फेज में 500 ml है तो गैस में 500 ml नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज इज ग्रेटर देन 500 ml, सही है। गैस का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से इन जनरल ज्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज लेस देन 500 ml, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। अब वेरिएबल क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब बात करते हैं डेंसिटी। तो यार डेंसिटी चेंज होगी तो D इक्वल टू होता क्या है? क्या डेंसिटी चेंज होगी? तो जरा मेरे दोस्त ये बताओ, D इक्वल टू होता है, मतलब डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू। अब मास तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, मगर वॉल्यूम डिपेंड करता है। है तो यदि ये डिपेंड करता है, ये चेंज होगा फिजिकल स्टेट पर, तो ये अपने आप चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है? आल्सो डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। तो इसका मतलब डेंसिटी फिजिकल स्टेट पे जरूर डिपेंड करेगी। डेंसिटी फिजिकल स्टेट पे जरूर डिपेंड करेगी। तो यदि फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगी तो यार अलग अलग आएगी। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल नहीं होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, इक्वल नहीं होगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड के। डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल नहीं होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के और डेंसिटी ऑफ सॉलिड के, ये इक्वल नहीं होंगे आपस में। ये देखो क्यों? क्योंकि फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ये बताओ, क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंज व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज? जब फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो मास चेंज होगा? नहीं, ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम चेंज होंगे? नहीं, ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करते। डेंसिटी डिपेंड करती है, वॉल्यूम डिपेंड करता है। डेंसिटी और वॉल्यूम डिपेंड करते हैं, मास और नंबर डिपेंड नहीं करते। Which of the following properties decrease when 4 ग्राम CO2 converted into liquid? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस किस में जा रहा है? लिक्विड में जा रहा है। गैस लिक्विड में जा रहा है तो बताओ क्या क्या चीज डिक्रीज करेगी? ध्यान रखना, डिक्रीज करने को बोल रहा है। मास फिजिकल स्टेट पर डिपेंड ही नहीं करता। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, क्यों? गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। नंबर ऑफ मोल, डेंसिटी इन जनरल इंक्रीज करेगी। हमें डिक्रीज चाहिए, इंक्रीज नहीं चाहिए। क्यों? गैस की डेंसिटी इन जनरल कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी इन जनरल ज्यादा होती है। क्लियर है? क्लियर है? बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है। तो मैंने कहा यार इस क्वेश्चन को और कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैचिंग, ठीक? देखो इधर क्या क्या है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स। और इधर क्या है? ठीक है, इधर है आपके पास, अच्छे से देखिएगा, फिजिकल स्टेट में गैस है, इधर हमारे पास प्रॉपर्टी है, और इधर वो चीजें हैं जो
डिपेंड करती हैं या नहीं डिपेंड करती हैं। जैसे गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, रुक जाओ ऐसे नहीं, डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, इधर नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? अब ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। अब आप इसमें मैच कराओ कि ए का मैच क्या होगा, बी का मैच क्या होगा, सी का मैच क्या होगा, डी का मैच क्या होगा। बताइए भाई क्या मैच आएगा? ए का मैच क्या होगा, बी का मैच क्या होगा और सी का मैच क्या होगा, डी का मैच क्या होगा। मास डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम डिपेंड करता है, डेंसिटी डिपेंड करती है, नंबर डिपेंड नहीं करता। सही है ना? नंबर और मास डिपेंड नहीं करते, वॉल्यूम और डेंसिटी डिपेंड करती है। अब जरा देखो यार बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यार किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे और फिर एटम कैसे निकालोगे, ये सारी कहानी बताता हूं। तो अब जरा देखिए, अब मैं काउंट करा रहा हूं, ठीक है? नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। अब ये हेडिंग जरा समझिए और बताइए। देखो बच्चों समझो, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक? अब यहां पे क्या लिखा है? देखो यहां पे क्या लिखा है 2 और यहां पे क्या लिखा है कुछ नहीं, और कुछ नहीं लिखा होने का मतलब 1। तो यहां पे लिखा है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर फॉर्म होता है जब 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइंड होते हैं। दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइंड होते हैं तब एक वाटर बनता है। ये देखो, यदि एक मॉलिक्यूल आपको वाटर का बनाना है तो बताओ कितने हाइड्रोजन खर्च होंगे? 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम खर्च होगा, ऐसे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, यदि 2 बनाने हो तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनाने हो तो कितने खर्च होंगे? 4 खर्च होंगे और 2 खर्च होंगे। भाई एक बनाने में 2 लगते हैं तो 2 बनाने में क्या लगेंगे? 4 लगेंगे। लगेंगे कि नहीं? अच्छा, 100 बनाने हो, 100 वाटर मॉलिक्यूल बनाने हो तो एक बनाने में 2 लगते हैं तो 100 बनाने में 200 लगेंगे, और एक बनाने में 1 लगता है तो 100 बनाने में क्या लगेंगे? 100 लगेंगे। लगेंगे कि नहीं? तो यदि आपको मॉलिक्यूल के नंबर पता हो तो आप ये निकाल सकते हो कि कितने एटम यूज होंगे। बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं? जैसे ये मॉलिक्यूल लिखा है, जरा देखो गौर समझिएगा, ये हमारा मॉलिक्यूल लिखा है, तो यहां पे कितना लिखा है? कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1। तो एक मॉलिक्यूल बनाने में सल्फर कितने खर्च होंगे? 3। एक मॉलिक्यूल बनाने में ऑक्सीजन कितने खर्च होंगे? 9। एक मॉलिक्यूल बनाने में सल्फर कितने खर्च होंगे? 3। एक मॉलिक्यूल बनाने में ऑक्सीजन कितने खर्च होंगे? 9।
है। टोटल कितने एटम खर्च होंगे? टोटल 12 एटम खर्च होंगे। टोटल कितने एटम खर्च होंगे? 12 एटम खर्च होंगे। तो एक मॉलिक्यूल बनाने में 3 सल्फर खर्च होंगे, 9 ऑक्सीजन खर्च होंगे और टोटल 12 एटम खर्च होंगे। टोटल 12 एटम खर्च होंगे। आप चाहो तो सीधा सीधा देख लिया करो, यहां कितना लिखा है 3, इसका मतलब 3 सल्फर खर्च होंगे। यहां कितना लिखा है 9, इसका मतलब 9 ऑक्सीजन खर्च होंगे। किसने कहा टोटल कितने होंगे? इन दोनों का सम। इतने टोटल एटम खर्च होंगे एक मॉलिक्यूल बनाने में। तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी sulfur atom used in formation of, ठीक है, 10 की पावर 5 molecules of S3O9 A, 3 इंटू 10 की पावर 5 B, 9 इंटू 10 की पावर 5 C, 10 की पावर 5 D, नन। बताओ बताओ भाई बच्चों, तो एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने सल्फर खर्च हो रहे हैं? 3। तो 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल बनाने में कितने खर्च होंगे? 3 इंटू 10 की पावर 5, ट्रिपल हो रहा है। एक मॉलिक्यूल में 3 सल्फर, मतलब जितने मॉलिक्यूल उसका ट्रिपल सल्फर खर्च हो रहा है। तो ये आंसर आ गया। क्यों? एक मॉलिक्यूल बनाने में 3 खर्च हो रहे हैं, तो 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल बनाने में तो ट्रिपल खर्च हो रहा है, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसका ट्रिपल आ गया। है कि नहीं? बात समझ रहे हो? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे घुमा सकते हैं, देखो। अब आप कहोगे तो मैं इसका बहुत सिंपल फॉर्म भी बता दूंगा आपको, अभी पहले आप इस तरह समझ लो। अब इसी चीज को मैंने और घुमाया, देखो हमारा मॉलिक्यूल ये था, मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था, अब क्वेश्चन चेंज करता हूं, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 10 की पावर 4 molecules of S3O9। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए कि क्या आंसर आएगा। आप आंसर बता सकते हो क्या आएगा इनमें से? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन अपने पास है। कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 10 की पावर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ S3PO4। तो एक मॉलिक्यूल में कितने? 3। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 एटम है। तो 10 की पावर 4 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? भाई एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 3 एटम है, तो 10 की पावर 4 में कितने होंगे? सॉरी, होंगे कि नहीं? तो हमारा आंसर आ गया ये देखो है। अब इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते थे, देखो क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 10 की पावर 4 molecules of S3O9।
ठीक है, H3O9। अब बताओ ऑक्सीजन कितने होंगे? तो यार ऑक्सीजन कैसे निकालोगे बताओ? तो एक मॉलिक्यूल में 9, तो 10⁴ में कितने? तो 9 इंटू 10⁴। एक मॉलिक्यूल में कितना है? 9 ऑक्सीजन एटम है, तो 10⁴ मॉलिक्यूल में। तो आंसर हो गया। अच्छा, यदि मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता तो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10⁴ molecules of, बताओ कितने होंगे? तो देखो एक मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 सल्फर है और 9 ऑक्सीजन है, तो टोटल 12 एटम है। टोटल 12 एटम है कि नहीं? बताओ टोटल कितने एटम है? 12 एटम है। किसके? एक मॉलिक्यूल बनाने में। एक मॉलिक्यूल में 12 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इतने एटम्स होंगे। 12 इंटू 10⁴ एटम्स। क्लियर? कर लोगे यार? अब देखो इसका मैं एक और दूसरा तरीका बताता हूं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखो आप इसको कह सकते हो CHD मेथड। देखो एक मेथड तो बता ही दिया, यूनिटरी मेथड। अब आप एक ऐसा सीख लो, देखो कोई मॉलिक्यूल इस तरह से है, AX BY CZ सोन, ये एक मॉलिक्यूल लिखा है बहुत बड़ा। तो जरा बताओ इसमें A एटम कितने हैं? X A एटम है कि नहीं? B एटम कितने हैं? Y B एटम है, और Z C एटम है। तो यदि किसी के भी एटम पूछे जाएं, तो देखो नंबर ऑफ ए एटम किसी ने पूछे, तो क्या करो, ए के नीचे कितना लिखा है? एक्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और यही हम कर रहे थे भाई, एक मॉलिक्यूल में एक्स एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक्स एटम है, तो 100 मॉलिक्यूल में तो एक्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो कर रहे थे। तो ये एक सिंपल फॉर्म आ गया, इससे देखते ही क्वेश्चन आपको कर देना है बस। नंबर ऑफ बी एटम, तो बी के नीचे देख लो कितना है? वाई, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सी की बात कर रहा है, तो सी के नीचे देख लो कितना है? इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो अब यदि टोटल एटम पूछ रहा हो, टोटल एटम्स, तो क्या है? ये जितना भी लिखा है इन सबका सम करते चले जाओ, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और यही हमने किया भी था पीछे, यही हमने पीछे किया भी था। यही हमने पीछे किया भी था, टोटल एटम निकालने थे तो सम किया था। तो आराम से तुम ये बात कर सकते हो, और चाहो तो एक क्वेश्चन करके देख लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा होगा। तो देखो मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं, ठीक है, C12 H22O11।
और इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.5 इंटू 10⁻10 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आपको क्या निकालना है, मैं लिखता जा रहा हूं, आप बताते जाओगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है, बताओ। तब तक आप लोग निकालो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, सब लोग निकाले। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है। नंबर ऑफ टोटल एटम, इतने मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने। ये चीज हमें निकालनी है, सब लोग निकाल कर बताएं। तुम्हारा मन कर रहा था ना कि सर एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। एक तो तुम लोग मानते तो हो नहीं, मन के जिद्दी बच्चे हो। और जब जिद्दी बच्चे हो यार तो बताओ, करो, निकालो आंसर। कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है। तो देखो कैसे करोगे, यहां कितना लिखा है 12 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने, ठीक है। अरे भाई नीचे 12 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और चाहो तो बेसिक मेथड से कर लो। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है 12, एक मॉलिक्यूल में 12 है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे 12 इंटू दिस, है ना। दोनों चीजें से बता दे रहा हूं। नीचे कितना लिखा है इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है 22, एक मॉलिक्यूल में 22 हाइड्रोजन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई। यहां कितना लिखा है 11, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है 11 तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे। अब टोटल, तो इन सब का सम, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और बेसिक मेथड से करना चाहो तो बेसिक मेथड से कर लो। टोटल एटम कितने हैं तो काउंट करो यार, 32 34 और 34 और 45, 45 एटम है। एक मॉलिक्यूल में 45 तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई। एक मॉलिक्यूल में 45 तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम का मल्टीप्लाई। तो ये देखो आ गए, तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ एटम तो निकाल लोगे ना। इसका मतलब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम तो निकाल लोगे किसी भी मॉलिक्यूल में। अब इसी को पलट दो, वो कभी कभी घुमा के उल्टा पूछ देता है, देखना ऐसे, देखो गौर से देखिए, है ना। मैंने कहा 12 इंटू 10 की पावर 7 एटम ऑफ 12 इंटू 10 की पावर 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम present in glucose C6H12O6. How many glucose molecules form by given number of कार्बन एटम। बताओ कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। अभी तक क्या करता था, मॉलिक्यूल के नंबर देता था, एटम निकालने होते थे। अब पलट दिया, एटम के नंबर दिए, मॉलिक्यूल निकालने। मगर ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को उसी तरह से करोगे, आप क्वेश्चन को नहीं पलटोगे, आप एटम के नंबर ही निकाल दो। आप जो है क्वेश्चन को मत पलटो, आप एटम के नंबर ही निकाल दो। मतलब देखो
मैं बताता हूं, मतलब सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 6। तो अपनी तरफ से मॉलिक्यूल मान लो कि x मॉलिक्यूल में कितने होंगे। तो बताओ, एक मॉलिक्यूल में 6 है तो x मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इतने होंगे। एक मॉलिक्यूल में 6 है तो x मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इतने होंगे। तो हमारे हिसाब से इतने होंगे और उनके हिसाब से कितने हैं? इतने। बराबर कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो आप चेक करो, मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था। भाई कार्बन के एटम के नंबर दिए हैं तो कार्बन के एटम के नंबर निकाल दो, क्योंकि मॉलिक्यूल पूछ रहा है ना। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 6। तो x मॉलिक्यूल में कितने होंगे? हमने मान लिया कि x मॉलिक्यूल है, तो x मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 6 इंटू एक्स। या मैंने आपको पढ़ाया था नीचे की वैल्यू इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने माने? x। तो हमारे पास कितने एटम आए? 6 इंटू एक्स। हमारे हिसाब से 6 इंटू एक्स है, इनके हिसाब से कितने हैं? 12 इंटू 10 की पावर 7। तो बराबर होनी चाहिए, दोनों लोगों ने एक ही चीज काउंट की है, तो x की वैल्यू निकल आई, काम खत्म। या तो उल्टा चलो, 6 एटम से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 1। 12 एटम से कितने बनेंगे? 2। 6 एटम से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 1। 12 एटम से कितने बनेंगे? 2। तो 12 इंटू 10 की पावर 7 एटम से कितने बनेंगे? बस ऐसे कर लो, उल्टा कर लो। 6 एटम से कितने मॉलिक्यूल बनता है? 1। तो एक कार्बन एटम से कितना बनेगा? इतने मॉलिक्यूल। तो इतने से कितने बनेंगे? तो चाहो तो ऐसे कर लो। मगर ऐसा करो ही क्यों? मेरा जो मानना है वही कॉन्सेप्ट लगाओ ना जो एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बार बार नए कॉन्सेप्ट की ओर क्यों भगो? हमने मान लिया मॉलिक्यूल एक्स है, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक्स मॉलिक्यूल में 6x। बराबर कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल लिया। कर लोगे? कर लेंगे। अब जरा देखो यार, यदि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पूछ लिया गया, प्रोटॉन पूछ लिया गया, तो न्यूट्रॉन पूछ लिया गया, तो जरा देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता हूं और प्रोटॉन के बारे में भी बताता हूं कि मान लो किसी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछेगा तो कैसे निकालोगे, है कि नहीं? तो जरा देखो, यदि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने कहता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन मॉलिक्यूल, तो कैसे निकालोगे? तो जरा बातों को समझिएगा कि कैसे निकालोगे, किस तरह से करना है। तो सबसे पहले एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, वो यार ऐसा होता है, जेड एक्स ए। क्या होता है? जेड एक्स ए। क्या होता है? जेड। क्या होता है? एक्स। क्या होता है? ए। बताओ। तो देखो, जेड क्या होता है और एक्स क्या होता है? वेयर। जेड होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या है इसकी? कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यदि जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हुए जेड। हुए कि नहीं भाई? जेड की डिफिनीशन होती है, मतलब एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन होती है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन किसी एटम के पास होंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो अब उल्टा कर दो, एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं, देखो
C612। अब ये क्या है Z और ये क्या है A। तो मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कार्बन में, तो कितने बताओगे? जितना Z है। Z कितना है? 6, तो प्रोटॉन भी 6। मैंने कहा यार क्लोरीन में बताओ कितने प्रोटॉन है, मैंने कहा बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यार Z कितना है? 17, तो बस प्रोटॉन भी 17, क्योंकि Z जो है वो प्रोटॉन के नंबर ही है, प्रोटॉन के नंबर है। क्लियर? तो प्रोटॉन क्या होगा? Z होगा। अच्छा, एटम क्या होता है? डाल्टन भाई साहब ने हमें पढ़ाया था कि एटम एक न्यूट्रल स्पीसीज है। यदि एटम न्यूट्रल होता है तो मेरे दोस्त प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर आपस में बराबर होंगे, क्योंकि चार्ज तो सेम होता है भाई, चार्ज सेम होता है तो नंबर बराबर होंगे ना यार। क्यों? एटम न्यूट्रल है, तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। तो यदि पॉजिटिव और निगेटिव सेम है तो जितना प्रोटॉन का नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो जो प्रोटॉन का नंबर है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर है। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जरा देखो, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। वो क्या आया? देखो, कोई एटम है ऐसा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, किसी न्यूट्रल एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Z। किसी न्यूट्रल एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Z के बराबर। क्लियर? एक एटम में। क्लियर है या नहीं? बस वो न्यूट्रल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, अब यहां तक तो बात हो गई, तो अब मैं दूसरी बात करता हूं इसी जगह पे। यार ये ए क्या होता है? ए, तो देखो ए जो होता है वो होता है एटॉमिक मास नंबर, और एटॉमिक मास नंबर की डिफिनीशन क्या होती है? टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम क्या होता है? ये जो होता है प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर का सम होता है। क्या? एटॉमिक मास नंबर। तो इसका मतलब यदि कहीं पर ये लिखा है तो इसका मतलब प्रोटॉन के नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर 6। क्यों? एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। अच्छा, अब ए की वैल्यू, ए इक्वल टू होता है 12। ए का मतलब हुआ P प्लस एन इक्वल टू 12। P की वैल्यू कितनी है? 6, तो एन की वैल्यू कितनी आई? 6 है। मगर यदि मैं इसको जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखना, डरना नहीं सब लोग, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को दिक्कत? किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? Z के बराबर, मतलब प्रोटॉन के नंबर की वैल्यू डाल दी है। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? Z। तो न्यूट्रॉन कितने निकल के आ गए? A माइनस Z। न्यूट्रॉन के नंबर निकल के आए A माइनस Z, मतलब A माइनस Z।
देखो ये है 6, अब a माइनस जेड करो तो भी 6 आएगा, 6 हो गए न्यूट्रॉन के नंबर a माइनस जेड। तो यार एक एटम में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन? तो एक एटम में, सॉरी, एक एटम में, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने? एटॉमिक नंबर के बराबर, जेड के बराबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? a माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? a माइनस जेड। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है। मैंने कहा पक्का? बच्चों ने कहा सर बिल्कुल पक्का। तो मैंने कहा क्या क्वेश्चन दे सकता हूं? बच्चों ने कहा दे दो यार, ऐसी क्या बात है, कर लेंगे। मैंने कहा पक्के कर लोगे? बच्चों ने कहा सर बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैंने कहा लो, फास्फोरस 15, फास्फोरस 31। अब बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, और देखते ही बता देना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ इन वन एटम। एक एटम में कितने प्रोटॉन, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? जेड कितना है इसका कंपेयर करा दो, ये जेड है ये ए है। जेड कितना है? 15, तो प्रोटॉन 15, इलेक्ट्रॉन 15, क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितना हुआ? ए माइनस जेड 16, ए माइनस जेड 16। क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं? बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है। देख लो, एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेते हो तो क्या 100 एटम में निकाल लोगे? एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लेते हो तो क्या 100 एटम में निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 एटम ऑफ फास्फोरस। अब बताओ कैसे करोगे? तो फास्फोरस क्या होता है? 15p31। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जितना एटॉमिक नंबर है। एक एटम में 15 तो 100 एटम में, एक एटम में 15 तो 100 एटम में 1500। एक एटम में 15 तो 100 एटम में 1500, है कि नहीं? देख लो सही है कि नहीं? सही है। अब जरा देखो, किसी ने कहा सर सारी बातें सही हैं, आपकी हम बात समझ रहे हैं। अब एक मॉलिक्यूल में कैसे निकालोगे? एक मॉलिक्यूल में जैसे ये देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कैसे निकालोगे? एटम में तो निकाल लिए, एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम होंगे। तो देखो बताता हूं, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलके बना है? एक कार्बन से, दो ऑक्सीजन एटम से। तो कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? कार्बन में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन में कितना न्यूट्रॉन? ए माइनस जेड। ये कार्बन का आ गया। अच्छा, हाइड्रोजन में कितने, सॉरी, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? भाई एटॉमिक नंबर क्या है? 6। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे? ए माइनस जेड। अब देखो, एक एटम में
प्रोटॉन। अब मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल रहा हूं इन 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। एक एटम में कितने हैं? 6, और एटम कितने हैं? 1, तो नंबर ऑफ एटम इंटू 6। एक एटम में कितने हैं? 8, एटम कितने हैं? 2, तो 6 8 दूनी 16, और 16 और ये 22। 22 हमारे पास क्या है? प्रोटॉन है एक मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? चेक करो, 22 है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन बताओ। एक एटम में 6, एटम कितने हैं? 1, एक एटम में 8, एटम कितने हैं? 2। और वैसे भी न्यूट्रल है। यदि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल है, नहीं तो वो न्यूट्रल क्यों रहेगा? यदि वो न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। एक मॉलिक्यूल में कितने? 6। एक एटम में कितना? 6, तो 2 एटम में। इत्तेफाक की बात है, तीनों चीजें सेम है, तीनों चीजें सेम है। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? किसी एक मॉलिक्यूल में कैसे निकालोगे भाई? एक एटम में पता चल गया, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? तो कार्बन के निकाल दिए टोटल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, चिपका दिया, मतलब सम कर दिया। अब इसी चीज को एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दे। देखो, इसी चीज को एक कॉन्सेप्ट में कैसे? पॉइंट नंबर 2, सपोज करो एक मॉलिक्यूल है ऐसा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब पूछा जा रहा है बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में। कैसे निकालोगे? देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन? जितना उसका एटॉमिक नंबर Z, और इतने एटम में, इतने एटम में कितना? तो यार अब देखो इसको करोगे कैसे, तो जरा ध्यान दो बच्चों, कैसे करोगे? अब जरा ध्यान देना, x क्या है? x क्या बता रहा है कि A एटम है। तो यार देखो x इंटू, एक मिनट यार दोस्त, देखो x इंटू एटॉमिक मास ऑफ A प्लस नीचे कितना लिखा है? y इंटू एटॉमिक मास ऑफ B प्लस नीचे कितना लिखा है? Z, तो Z इंटू एटॉमिक मास ऑफ C। ऐसे करते चले जाओ, बात समझ रहे हो? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन निकलते चले जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट है, मगर मैंने इसको मैथमेटिकल कर दिया है। मैंने इसको क्या कर दिया है? मैथमेटिकल कर दिया है। जैसे क्या है, आप तेजी से इस चीज को सॉल्व कर पाओ, तेजी से इस चीज को सॉल्व कर पाओ। बात समझ पा रहे हो कैसे करना है? देखो यार, एक एटम में, सिंपल सी बात है, एक एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है। तो एक्स एटम में कितने होंगे? एक्स इंटू एटॉमिक नंबर। एक एटम में कितने प्रोटॉन है? जितना बी का एटॉमिक नंबर है। वाई एटम में कितने होंगे? वाई इंटू एटॉमिक नंबर। तो उनको सम कर दो। अब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है। तो बस यही फार्मूला, यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब जरा समझिएगा, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? A माइनस Z। तो देखो x इंटू A माइनस Z, A माइनस Z ऑफ x। बात समझ पाए? मतलब A एटम का एटॉमिक मास नंबर माइनस A एटम का एटॉमिक नंबर, ठीक है? इसी तरह y, अभी मैं करके दिखा देता हूं, A माइनस Z ऑफ B एटम, Z A माइनस Z ऑफ C एटम। हो सकता है ये वाली बात हजम ना हुई हो, तो हजम करने के लिए आपको टॉनिक देते हैं। कैसे? जरा देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब इस मेथड से करके दिखाते हैं। एक तो मैंने वर्बल मेथड कराया, सिंपल। अब दूसरा देखो, स्पीड जैसे पकड़नी है तो कैसे करोगे? देखो यार, जैसे ये है हमारा,
H2SO4। अब कोई कह रहा है यार H2SO4 में बताओ, तो देखो हम H2SO4 में कैसे निकालेंगे। मैं पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल रहा हूं। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाले, यहां कितना लिखा है 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ जेड, 1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सल्फर का कितना होता है 16 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो 2 16 8 चौक 32। तो यार दोस्त कितना हो गया, तो ये हो गया 48 और ये 50। ऐसे, और चाहो तो वैसे कर लो। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो एक हाइड्रोजन में 1 और 2 हाइड्रोजन में 2। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, एक सल्फर का 16 और सल्फर कितने हैं 1, 16। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, एक ऑक्सीजन का 8 और 4 ऑक्सीजन है। अब जोड़ दो तो ये भी 50 आएगा। तो एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन है, और चाहो तो ऐसे कर लो, बात वही है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यार जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, देखो 2 A माइनस जेड ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू A माइनस जेड ऑफ सल्फर प्लस 4 A माइनस जेड ऑफ ऑक्सीजन। अब रखते जाओ, हाइड्रोजन का A कितना होता है 1, हाइड्रोजन का Z कितना होता है 1, सल्फर का A कितना होता है 32, सल्फर का एटॉमिक नंबर 6। अरे भाई सल्फर ऐसे लिखा जाता है ना यार, ऑक्सीजन ऐसे लिखते हो, हाइड्रोजन ऐसे लिखते हो। अब कर लो, तो ये तो 0 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 8 चौक 32 हो गया, तो ये 48 आ गया। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 48 हो गए। तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल में, और एक मॉलिक्यूल में आ गए तो 100 मॉलिक्यूल में अपने आप निकाल लोगे, एक मॉलिक्यूल में आ गए तो 100 मॉलिक्यूल में अपने आप निकाल लोगे। जैसे ये देखो, देखो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, 10 की पावर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 की पावर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक मॉलिक्यूल में निकाल लो। वन CO2 कैसे, 1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, यहां 1 लिखा है तो 1 इंटू और 2 16, और 16 और 6 22। तो एक मॉलिक्यूल में इतने, तो इतने मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 की पावर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22। एक मॉलिक्यूल में 22 है तो 10 की पावर 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 22 इंटू 10 की पावर 3 हो गया है। तो आप एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है या नहीं, पहले ये बता दो, क्लियर है सबको, कर लोगे, दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे सब लोग। यदि बच्चे कह रहे हैं हम कर लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है यार, एक चीज और बताते हैं आपको, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयंस,
यदि कोई आयंस है तो उसमें कैसे निकालोगे? आयन में कैसे निकालोगे? तो देखो अब आयन में कैसे निकालोगे, ठीक है। पहली बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ आयंस इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ न्यूट्रल फॉर्म। आयन के प्रोटॉन और उसके न्यूट्रल फॉर्म के प्रोटॉन बराबर होते हैं। उसका रीजन है प्रोटॉन ना तो आते हैं ना जाते हैं। मतलब सल्फेट में, सल्फेट आयन में और ये देखो इसका न्यूट्रल फॉर्म, दोनों में प्रोटॉन के नंबर सेम होंगे। जितने प्रोटॉन सल्फेट आयन में होंगे उतने ही प्रोटॉन इसके न्यूट्रल फॉर्म में होंगे। ऐसे उसको न्यूट्रल कर दो और निकाल लो। तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, आयन लो या उसका न्यूट्रल फॉर्म ले लो। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ना तो प्रोटॉन आते हैं ना जाते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ आयंस इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ न्यूट्रल फॉर्म। न्यूट्रल फॉर्म में भी उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं जितने न्यूट्रॉन आयन में होते हैं, क्योंकि ना तो न्यूट्रॉन जाते हैं ना न्यूट्रॉन आते हैं। अब अगला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल फॉर्म। ये सेम नहीं होते। क्यों? इलेक्ट्रॉन का ही आना जाना होता है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है यार। देखो आप ये कॉन्सेप्ट समझो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो कुछ करना नहीं है, वो तो सेम ही है। और वो निकालना मैं पीछे सिखा ही चुका हूं। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ बवाल है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का बवाल कैसे देखा जाता है। सपोज करो ये एक आयन है, सॉरी, सपोज करो ये एक आयन है। ऐसे, अब ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। ठीक, अब जब ये कैटायन है तो क्या एनायन है? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन। हमने मान लिया कि ये कैटायन है ऐसा। तो अब देखो इस चीज को कैसे निकालोगे आप, इस चीज को कैसे निकालोगे? देखो अब आप इसको न्यूट्रल समझ लो। सबसे पहले क्या करो, न्यूट्रल सपोज करो। यदि ये न्यूट्रल होगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? x इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ए। यदि ये न्यूट्रल है तो एक आयन में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां क्या लगा है? प्लस n। इसका मतलब n इलेक्ट्रॉन चले गए तो किससे जाएंगे? जाएंगे तो न्यूट्रल से ही। तो यदि n इलेक्ट्रॉन चले गए तो बस उतना ही माइनस कर दो। तो पहले न्यूट्रल में निकाल लो और फिर यदि प्लस लगा है तो उतना ही माइनस कर दो, एक आयन में आ जाएगा। क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जाना। अब मान लो ये एन आयन होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आयन। मान लो हम इसको एन आयन मान लेते, तो इसको पहले न्यूट्रल करो तो न्यूट्रल में कितने होंगे? अब माइनस का मतलब क्या हुआ? इतने इलेक्ट्रॉन आए तो न्यूट्रल था तो इतने थे और इसमें इतने आ गए तो जोड़ दो। तो जितना चार्ज लगा हो, यदि माइनस लगा है तो प्लस करना है, प्लस लगा है तो माइनस करना है, उल्टा करना है। प्लस है तो माइनस किया, माइनस है तो प्लस किया। न्यूट्रल में बस ये करना है। न्यूट्रल में क्या करोगे? प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। मतलब कुछ ऐसे। अब मैं करके दिखाता हूं। जैसे किसी ने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फेट आयन, तो कैसे निकालोगे?
आप इसका न्यूट्रल का निकाल दो। आप क्या करोगे बच्चों, इसके न्यूट्रल का निकालो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फेट आयन, आप न्यूट्रल का निकालो। तो सल्फर एक है, 1 इंटू एटॉमिक नंबर, 4 इंटू एटॉमिक नंबर, तो ये कितना हुआ, 8 चौक 32 और 16, तो 32 और 16 48। अब ये न्यूट्रल का निकला है। अब यहां क्या है, माइनस है या प्लस, माइनस है तो प्लस कर दो, तो 2 और आ गए 50, तो आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। एक सल्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 लाख सल्फेट में कितने होंगे, निकल आएंगे। न्यूट्रल का निकला, माइनस था प्लस कर दिया, एक आयन में निकला है। इसका निकाल के बताओ जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 की पावर 3 नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। अब इसमें बताओ तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एल्युमिनियम आयन, कैसे करोगे, इसको न्यूट्रल मान लो। नीचे कितना लिखा है 1, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो ये 13 आ गया। अब प्लस है तो माइनस कर दो, 13 में से 3 निकल गए, क्योंकि ये तो न्यूट्रल का निकाला ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 की पावर 3 में कितने होंगे, टेन की पावर 4 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ पा रहे हो कैसे करना है, क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है या नहीं, एक बार देख लो बताओ मुझे, ये सारी बातें क्लियर है। चलो यदि क्लियर है तो बातों को थोड़ा सा आगे घुमाते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। यदि इतनी बातें क्लियर हैं तो क्लियर है सबको, अच्छा देख लो। अब मैं इसके आगे पूछता हूं, किसी ने आयन के ऊपर का चार्ज पूछा तो ये बात कर पा रहे हो, ये बात कर पा रहे हो, यदि कर पा रहे हो तो बस सही है, समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, क्लियर है ये। और यदि क्लियर है तो देखो जरा, ये देखो किसी आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ आयंस, आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो यार मैंने माना कि ये एक हमारा आयन है, क्या आयन है, ए की पावर ax की पावर प्लस माइनस n। अब इस पर चार्ज, पहले बताओ इसमें चार्ज कितना होगा, तो चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, तो ये बताओ चार्ज कैसे आएगा। तो गौर सुनना, गौर सुनना, टोटल चार्ज ऑफ 1 आयन, यदि किसी के ऊपर, जैसे सल्फेट है तो सल्फेट के ऊपर -2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का आएगा। यदि सल्फेट है और सल्फेट के ऊपर ये है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना, तो इसका मतलब इतना चार्ज आया है। भाई सल्फेट के ऊपर -2 है, इसका मतलब ये चार्ज नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये तो ये बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं सिर्फ। तो 1 इलेक्ट्रॉन आने पर चार्ज आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो 2 पर कितना होगा, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, n, तो किसी आयन पर इतना चार्ज आएगा, एक आयन पे, क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन
कि आने जाने पे चार्ज इतना आएगा, और यहाँ कितने आ जा रहे हैं, n, तो n पे कितना आएगा, तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ पाए ना यार, एक इलेक्ट्रॉन यदि किसी से गया तो चार्ज के फॉर्म में कितना गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n इलेक्ट्रॉन गए तो n इंटू दिस, या n इलेक्ट्रॉन आए तो ये, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन ए वन आयन इतना हो गया। अब जितने आयन होंगे आयन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? बच्चों ने कहा हाँ, तो मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट टोटल चार्ज इन, ठीक है, गौर से देखिएगा बताइएगा, सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन के ऊपर कितना चार्ज है, तो कैसे करोगे, कितने, n की वैल्यू कितनी है, 3, तो आप क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ फॉस्फेट आयन 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्यों, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो एक फॉस्फेट आयन के ऊपर चार्ज आ गया, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, चेक करो। अच्छा, इसी क्वेश्चन को घुमा दे, सॉरी बच्चों एक मिनट रुको, इसी क्वेश्चन को घुमा दे, हम पूछे कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑफ 10⁻³ सल्फेट ए फास्फेट आयंस। अब इतने फास्फेट आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो यार एक फास्फेट के ऊपर कितना है, एक फास्फेट के ऊपर कितना है, 3 इंटू, एक फास्फेट के ऊपर कितना है, इतना, तो 10⁻³ फास्फेट के ऊपर कितना होगा, हम्म 19 से 3 माइनस करो यार दोस्त, तो 15 आता है क्या, 16 आता है, 16 आएगा, इतना चार्ज आएगा है। तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जो अभी बताए कि एक आयन के ऊपर चार्ज कैसे निकालोगे, किसके ऊपर कैसे करोगे, क्या सारी बातें क्लियर है, यस या नो, क्या सारी बातें क्लियर है, यस या नो, बताइए, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप निकाल लोगे ना, यदि निकाल लोगे तो बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट इन 10⁻⁻8 10⁻7 कैल्शियम आयन। बताइए, ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। 2 इंटू 10⁻7 कूलम, 2 इंटू 10⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 2 इंटू 10⁻, नन। बताओ भाई, आंसर बताओ, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, मस्त वाला आंसर देना है, लापरवाही वाला आंसर नहीं चाहिए, बताओ। अब एक कैल्शियम आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 इंटू n
इंटू ये, तो 10⁷ के ऊपर कितना होगा? तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो यार बच्चों, इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना है। तो जितना मैंने आज पढ़ाया है इस सबको अच्छे से रिवाइज कर लो। ये सब बेसिक बातें हैं जो क्वेश्चन करने में खूब काम आएंगी, खूब काम आएंगी। तो इन सभी बेसिक बातों को सारे बच्चे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कैसे करना है? ये सारी बातें आप दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही वहां पर काम आएंगे जब बड़ा क्वेश्चन होगा। बड़े क्वेश्चन में 8-10 छोटे कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, तो चलो अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।